हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप तमाम लोग ठीक होंगे, अपनों और अपनों का ख्याल रखे होंगे। वक्त है एक नई कहानी की। और कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कहानी जो आज की होने वाली है वो कहानी की जो शख्सियत है उस नाम से शायद इस देश का कोई भी ऐसा नागरिक नहीं हो जो इस नाम से अनजान होगा। कहानी है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। कल आपको कहानी सुनाई थी हमने अरविंद केजरीवाल की जेल जाने की यात्रा को मैंने आप लोगों के सामने रखा था। तो हमें लगा उस कमेंट के जरिए कुछ एहसास हुआ, आप लोगों ने कराया तो मुझे लगा कि क्यों ना अरविंद केजरीवाल जी की इतिहास को खंगाला जाए और देखा जाए कि उन्होंने अपने इतिहास में किस कदर, किस हिसाब से क्या क्या किस किस परिस्थितियों का सामना करके वह इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो हमें लगा कि शुरू से शुरू किया जाए। और इस जो भी कहानी मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड पे है। कुछ तो इसमें अरविंद केजरीवाल की जुबानी है, उनकी खुद की जुबानी है। और कुछ आर्टिकल्स इसमें विकिपीडिया की मदद से मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। दोनों कहानियों को जोड़ के मैं आप लोगों के समक्ष रखूंगा। बाकी इस कहानी का निचोड़ वो तो आप लोग बताएंगे कमेंट के जरिए, और हमें अच्छा लगेगा। आप लोगों का कमेंट पढ़ता भी हूँ, मैं रेगुलर पढ़ता हूँ, उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत शुरू से करते हैं। दिल्ली में बम्पर जीत से पहले ही अन्ना आंदोलन और धरनों की लंबी पारी के दौरे में पूरा देश केजरीवाल नाम को जानने पहचानने लग गया था। इस नाम के पीछे अगर कुछ छूट गया तो वह एक जुझारू सोशल वर्कर, एक मिडिल क्लास मेधावी स्टूडेंट अरविंद केजरीवाल से आंदोलनकारी केजरीवाल बनने की कहानी। अरविंद केजरीवाल की जुबानी, घर से कॉलेज तक की कहानी आप लोगों के समक्ष में रखता हूँ। मैं घर में सबसे बड़ा था और इस जिम्मेदारी का एहसास मुझे कभी किसी ने नहीं कराया। लेकिन इसका एहसास पता नहीं मेरे भीतर कहां से घर कर गया। मुझे याद है वह दिन जब 8वीं के एग्जाम से ठीक पहले मेरी छोटी बहन रंजना को तेज बुखार हो गया। मुझे जितनी फिक्र उसकी तबीयत की थी उतनी ही उसके एग्जाम की भी थी। मैंने रात भर उसके पास बैठकर उसकी किताबों और नोट्स को उसे बोलकर सुनाया। किसी तरह अगले दिन एग्जाम देने जा पाई। फिलहाल वो एक डॉक्टर हैं। पढ़ाई में मेरा मन बचपन से ही काफी रमता था। देश का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग एग्जाम आईआईटी जेईई जाने अनजाने मेरा सपना बन गया। घर में कोई फंक्शन हो या गेस्ट आए हो, पढ़ाई करने का मेरा वक्त फिक्स रहा। आईआईटी का रिजल्ट आया और मुझे आईआईटी खड़गपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में दाखिला मिल गया। उसके बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करते ही मुझे टाटा ग्रुप में नौकरी मिली। 10 to 5 की नौकरी करते करते मेरी छटपटाहट बढ़ने लगी। मुझे लगने लगा कि मैं इस काम के लिए नहीं बना हूँ। मेरे पास अब दो रास्ते थे, पहला मैं मैनेजमेंट की डिग्री लूं और दूसरा सिविल सर्विसेज ज्वाइन करूं। पहली चॉइस में कैरियर जरूर ब्राइट दिख रहा था, लेकिन सिविल सर्विसेज में जाने पर कुछ कर पाने का मकसद हल होता नजर आ रहा था। मैंने दूसरा ऑप्शन चुना। मैंने सिविल सर्विसेज का मेंस एग्जाम दिया और इंटरव्यू कॉल का इंतजार किए बिना ही टाटा की नौकरी को बाय बाय कर दिया। मेरे पास खाली वक्त था, सोचा कुछ घूम फिर कर लेता हूँ। मैं मदर टेरेसा का फैन हूँ और मैं मदर के दर्शन करने का इरादा लेकर कोलकाता पहुंच गया। मदर टेरेसा से मिलने पर मैंने उनसे कहा मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोली जाओ और काली घाट में काम करो। मैंने कोलकाता में ही उनके संगठन के साथ काम करना शुरू कर दिया। हम पूरे कोलकाता में जाते, फुटपाथ से लेकर गली मोहल्लों तक बहुत से गरीबों को देखा। कई लोगों को गैंग्रीन, शरीर का किसी अंग का गल या मर जाना को कहा जाता है ये गैंग्रीन। कई लोगों को गैंग्रीन की बीमारी थी, उन्हें लेकर हम मिशन के हॉस्पिटल आते थे। मैं तकरीबन 2 महीने तक मदर टेरेसा के संगठन के साथ काम करता रहा। सही मायने में सेवा का सच्चा मतलब मुझे वहां पता चला। इसने मुझे पूरी तरह से बदल दिया। इसके बाद मैं बोडोलैंड के भीतरी इलाके में गया। मैं कुछ वक्त के लिए रामकृष्ण मिशन और नेहरू युवा केंद्र के साथ भी जुड़ा और हरियाणा में कई जगहों पर काम करने गया। इस दौरान मेरी वजह से मेरे माता पिता काफी परेशान हुए। तब मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था, उन्हें मेरी कोई खोज खबर नहीं रहती थी। इसी बीच सिविल सर्विसेज में मेरा सिलेक्शन हो गया और मैंने इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज ज्वाइन करने का फैसला लिया।
यह 1995 की बात है। ट्रेनिंग के दौरान मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत घटना हुई। मेरी मुलाकात सुनीता से हुई। मैंने उन्हें अपने दिल की बात बताते हुए शादी के लिए प्रपोज किया। वह मान गई और मुझे लगातार जीवन शक्ति दे रही। आईआरएस की नौकरी करते हुए मुझे डिपार्टमेंट में कोई खास परेशानी नहीं हुई। मुझे अच्छा काम करने के बहुत मौके डिपार्टमेंट ने दिए। जो लोग मानते हैं कि इनकम टैक्स विभाग जैसी सरकारी नौकरी में ईमानदार होकर काम नहीं किया जा सकता, मैंने उनसे इत्तेफाक नहीं रखता। मैं ईमानदारी से काम किया, मुझे किसी ने परेशान नहीं किया और अच्छी पोस्टिंग भी मिली। मैं अपना काम तो अच्छी तरह से कर पा रहा था, लेकिन अपने एहसास हर तरफ करप्शन देख रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। एक बात दिमाग में बार बार आती थी कि सरकारी नौकरी में रहकर तो करप्शन से लड़ना नामुमकिन है। इस दौरान मैं चल रहे कई तरह के एंटी करप्शन मूवमेंट से जुड़े लोगों से मिलता रहा। मैंने इस बात का ध्यान भी रखा कि मेरी इन सब मुलाकातों का पता मेरे सीनियर और साथियों को न लग जाए। शुरुआत तो करनी ही थी, इसीलिए सन 2000 में विभाग के बाहर दोस्तों के साथ डिनर पर परिवर्तन नाम की संस्था की शुरुआत करने का फैसला लिया। मैंने सोचा करप्शन के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत क्यों ना अपने ही विभाग के खिलाफ की जाए। इन काम के लिए मेरे एक अंकल और भाई ने 50,000 रुपये दिए, जिससे हमने पूरी दिल्ली में अपने फोन नंबर और ईमेल एड्रेस लिखे, कपड़े के बैनर और पर्चे बांटे। इन पर लिखा हुआ था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के काम के लिए रिश्वत न दे, अगर कोई दिक्कत हो तो हमसे मिले। हमारे पास लोग आने लगे। मैं यह सब नौकरी करते हुए नहीं रह सकता था, इसलिए मैंने पहले 2 साल की स्टडी लीव ली और फिर 2 साल बिना सैलरी के छुट्टी ले डाली। परिवर्तन अपना काम कर रहा था। हमने 18 महीने में तकरीबन 800 केस सॉल्व किए। इस दौरान हमने सिस्टम में बदलाव को लेकर कई पीआईएल जनहित याचिकाएं भी फाइल की। मुझे इस दौरान बस एक ही बात की अखड़ रही थी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के करप्शन का शिकार मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास हो रहा है। वो अपनी आवाज खुद भी उठा सकते हैं, लेकिन बिजली पानी से जुड़े ऐसे विभाग भी जिनसे हंसिए और पहुंच काम आता आदमी भी रोज जूझ रहा है। हमने इनकम टैक्स के अलावा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को भी अपने दायरे में लिया। यह एक डिपार्टमेंट है जिससे एक झुग्गी वाले का भी लेन देन रहता है। एक झुग्गी वाला भाई हमारे सामने रोता हुआ आया। उसके घर में एक पंखा और एक बल्ब था, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने उसे 8 लाख का बिल भेजा था। हमने जब जोर लगाया तब घटकर बिल 800 रुपये हो गया। इसी तरह हमने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम राशन कार्ड में फैली खामियों के खिलाफ लड़ना शुरू किया। इतना सब करते हुए मेरे मन में हमेशा यही बात चल रही थी कि आखिर टुकड़ों में यह लड़ाई कब तक चलेगी। पहले जो लोग काम के लिए दलालों के भरोसे थे, वो अब हमारा सहारा ले रहे थे। आम इंसान की कोई ताकत मिल ही नहीं रही थी। अगर कल को परिवर्तन खत्म हो गया तो क्या फिर सब कुछ जीरो हो जाएगा। मेरी इन्हीं चिंताओं के बीच अक्टूबर 2001 में दिल्ली की सरकार ने सूचना का अधिकार कानून पास किया। हमने इसे बनाने के लिए तो काम नहीं किया, लेकिन इसे लागू कराने के लिए हमें जूझना पड़ा। हमने इस कानून के पास होने की एक छोटी सी खबर अखबार में पढ़ी। जब हमने इसका हवाला देते हुए सरकारी विभाग में सूचना मांगी तो उन्होंने हमें बताया कि ऐसे कानून की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। अजीब हालात थे, सरकार ने कानून तो बना दिया लेकिन उसकी नोटिफाई ही नहीं किया। ऐसे में कोई भी विभाग इसे मानने को बिल्कुल भी राजी नहीं था। हमने इसके लिए धरना दिया और सीएम को चिट्ठी लिखा। उसके बाद कानून लागू हुआ। इस कामयाबी में मेरा हौसला बढ़ा। हम लोगों को सूचना के कानून की ताकत के बारे में समझाने में एकजुट हुए। ऐसे में हमारी मुलाकात संजय गुप्ता से हुई। उन्होंने कहा कि वह पिछले 10 साल से बिजली के कनेक्शन के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन 5,000 रुपया रिश्वत न देने की वजह से उनका कनेक्शन नहीं लग पा रहा। हमने उनके लिए एप्लीकेशन ड्राफ्ट की और 10 दिन में उन्हें कनेक्शन मिल गया। मैं समझ गया कि लोगों को सूचना के अधिकार कानून को सही तरीके से इस्तेमाल करने के गुर भी हमें बताने चाहिए। परिवर्तन इस काम में तेजी से जुट गया। इस दौरान मुझे रेमन मैगसाय अवार्ड मिला। मिली रकम को मैंने संगठन के रिसर्च के काम में लगाया। मुझे पता चला कि लोगों को टैक्स बचाने के नुस्खे खुद टैक्स कलेक्ट करने वाला इंस्पेक्टर बताता है। वह कहता है, हमें 2,000 रुपये दो, हम तुम्हारी फाइल ही गायब कर देंगे। ऐसे में मैंने अपने इलाके में कमेटी बनाकर 100% टैक्स कलेक्शन करवाया और अब मैं इस बात को समझ चुका हूँ कि लोकतंत्र की मोहल्ला कमेटी तक लाने का वक्त आ चुका है। इस घटना ने मुझे सूचना के अधिकार कानून को ऐसे मुकाम पर आकर रख दिया जिससे आगे का रास्ता बंद था।
हुआ यह कि मेरे इलाके कौशाम्बी में सड़कों के कुछ बुरे हालात थे। मैंने आरटीआई में इसका ब्यौरा मांगा। पता चला कि मेरे घर के सामने की सड़क की रिपेयरिंग में तकरीबन 40 लाख रुपये खर्च हुए हैं, मगर मेरे घर के सामने की सड़क तो टूटी फूटी थी। मैंने और डिटेल्स मांगी। मुझे वाउचर के साथ इस तरह की डिटेल्स की कॉपी मुहैया करा दी गई, जो इस बात की ताकीद करते थे कि सड़क बनी है। मुझे समझ आ गया था कि यहाँ आकर कानून का रास्ता बंद हो जाता है। अब लड़ाई अगले लेवल पर पहुंच चुकी और एक संगठन के जरिए लड़ना मुश्किल था। सभी को साथ लाना होगा और पूरे देश के करप्शन के खिलाफ सड़कों पर उतरने के लिए आह्वान करना होगा। यह वक्त 2011 का अप्रैल महीना था। अन्ना हजारे जी के साथ हम सब एकजुट होकर करप्शन के खिलाफ जब लोकपाल कानून की लड़ाई के लिए दिल्ली पहुंच चुके थे। आगे की राह मुश्किल जरूर थी, लेकिन मेरे हौसले में दम था और नतीजा आपके सामने है। यही थी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के जीवन की कहानी। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अगर पसंद आई है तो कहानी को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।